आज के क्लास में पर्सनॉलिटी 9.1 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं, सब में बताना है कि कोटि और घात क्या होगा, दोनों चीज़ बताना है। तो कल क्लास में पूरी तरह से डिस्कस हम किए थे। अगर कल का क्लास नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप जाकर कल का क्लास देख ले, तभी जाके ये समझ में आएगा कि कैसे हम लोग कोटि और घात ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कोटि का निकालते हैं तो कोटि का बात करते हैं। कोटि सबसे जो अधिकतम डेरिवेटिव जो दिखता है वही उसका कोटि होता है। तो ये फोर्थ डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है। y के ऊपर 3 डैश देने का मतलब ये थर्ड डेरिवेटिव है। तो फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका कोटि जो हो जाएगा, ऑर्डर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब घात का बात करते हैं तो घात के लिए पहले क्या देखना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, मतलब ये बहुपद है कि नहीं, किसके रूप में बहुपद। तो किसके रूप में, तो हम लोग को किसका बहुपद देखना रहता है, डेरिवेटिव का बहुपद देखना रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव के आगे क्या लगा दिया है, साइन लगा दिया है। तो डेरिवेटिव के एंगल में ये डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो कभी भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल का ये फॉर्म नहीं होता है, पिछले क्लास में बताए थे। तो ये बहुपद है ही नहीं, इसका कोई भी घात नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, घात नहीं होगा। तो इसका घात नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन है नहीं। सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर लेते हैं, इसका बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है। यही डेरिवेटिव को दर्शा रहा है। वाई डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, यही बताया था ना। तो सिर्फ यही डेरिवेटिव को दर्शा रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, तो कोटि इसका कितना हो जाएगा, कोटि 1 हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। घात का बात करते हैं तो घात में देख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल के रूप में है, ये डेरिवेटिव है, इसके आगे ना साइन लगा है ना ई के पावर में है, तो ये पॉलिनोमियल है, मतलब ये बहुपद है। और जब ये बहुपद रहेगा तो इसका घात बता सकते हैं। घात क्या बताया जाता है कि जो डेरिवेटिव का सबसे अधिकतम डेरिवेटिव, उच्च डेरिवेटिव का घात देखना है। तो सिर्फ इसमें एक ही डेरिवेटिव है, तो और डेरिवेटिव है ही नहीं, तो इसका घात कुछ नहीं दिया, मतलब घात जब कुछ नहीं दिया था तो कितना रहता है, 1 रहता है। इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आप लोग बहुत लोग बना भी लिए होंगे सारा क्वेश्चन, कल बताए थे, जैसे डिस्कस किए थे। फिर भी हम एक बार डिस्कस कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, इसलिए डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड ऑर्डर। तो कोटि कितना हो जाएगा, तो कोटि इसका 2 हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। अब आता है कि ये बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद के रूप में है। बहुपद के रूप में मतलब डेरिवेटिव का घात अगर पूर्ण संख्या होता है तो बहुपद होता है, लेकिन डेरिवेटिव कभी भी साइन, कॉस या त्रिकोणमितीय फलन के आगे नहीं होना चाहिए, ई के पावर में नहीं होना चाहिए, लॉग के आगे नहीं होना चाहिए। अगर ये सब फंक्शन के रूप में डेरिवेटिव दिया हुआ है तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा तो उसका घात भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसका चर्चा करते हैं। तो इसमें हम लोग घात अब निकालना है, तो घात के लिए सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, ये तो है नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसी का घात देखना है। इसका घात कुछ नहीं दिया, मतलब कितना है, 1 है। इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर चर्चा करेंगे हम लोग कोटि के ऊपर, तो ये देख सकते हैं ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये सेकेंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड। इसका कोटि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोटि देखने के लिए कभी बहुपद का चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन घात देखने के लिए बहुपद है कि नहीं चेक करते। देख सकते हैं डेरिवेटिव ये जो दिया हुआ है, कॉस का एंगल जो दिया है, तो ये बहुपद ही नहीं है, तो घात नहीं होगा, इसका घात नहीं होगा। ये बहुपद ही नहीं है, इसलिए इसका घात नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब बताए हुए हैं, इसलिए तेजी से हम चल रहे हैं। यहाँ पे सब पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस सारे चीज़ों को कर दिए थे। सबसे पहले कोटि का देखते हैं। तो कोटि के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है सिर्फ।
तो यही इसका कोटि बन जाएगा, और कोई तो दिया नहीं है तो कोटि इसका कितना हो जाएगा 2। अब बात करते हैं ये बहुपद है कि नहीं, तो ये जो डेरिवेटिव है इसका आगे ना साइन है ना कॉस है और नहीं कोई लॉग फलन है नहीं एक्सपोनेंशियल फलन है, तो कोई भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, नहीं त्रिकोणमितीय कोई फलन है, तो इसलिए ये क्या है, बहुपद है। इसको नहीं देखना है, ये डेरिवेटिव कॉस के आगे डेरिवेटिव नहीं दिया, ये एक्स वाई दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए कॉस और साइन के आगे, ठीक है। तो ये क्या है, बहुपद है। अब बहुपद रहता है तो हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का घात देखते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का घात कुछ नहीं दिया, मतलब घात कितना होगा, 1 होगा, इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छह नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग कोटि पर चर्चा करते हैं। कोटि अगर देखेंगे तो कोटि में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, 3 गो डैश दिया है ना, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो डैश दिया है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। ये डेरिवेटिव दिख रहा है। अब कोटि का मतलब होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा वही इसका कोटि होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 है, तो कोटि कितना हो जाएगा, 3। अब घात का बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुपद है, इसलिए कि यहाँ पर साइन कॉस कुछ भी फलन नहीं दिख रहा है, और ये सबका पावर क्या दिया है, पूर्ण संख्या। पावर भी देखना है, घात अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा डेरिवेटिव का तो फिर बहुपद नहीं होगा डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का घात देखना है, इस बात को ध्यान में रखना है, डेरिवेटिव का घात देखना है कि पूर्ण संख्या, इसका घात नहीं देखना है एक्स वाई का, डेरिवेटिव का घात देखना है तो सबका पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। अब बहुपद होगा तो घात होगा, तो घात कैसे बताते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का घात देखते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है ना, थर्ड ऑर्डर, इसका घात कितना है, 2 है, इसलिए इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का घात जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले चर्चा करते हैं कोटि का। तो यहाँ पर दिख रहा है ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इसका कोटि जो हाईएस्ट कोटि कितना है, 3 है, तो इसका कोटि 3 हो जाएगा। अगर बात करते हैं बहुपद है कि नहीं, तो देख सकते हैं इसका भी घात यहाँ पर ना साइन है ना कॉस है ना एक्सपोनेंशियल फलन ना इनवर्स फलन है, तो कोई भी नहीं है। इसका घात कितना है, इसका घात पूर्ण संख्या, इसका घात भी कितना है, पूर्ण संख्या है, इसलिए सबका घात कुछ नहीं दिया, मतलब कितना है, 1 है, सबका घात 1 है तो पूर्ण संख्या है। अब घात निकाल सकती है, बहुपद है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का घात देखते हैं, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये 3 है और 3 का घात कुछ नहीं दिया, मतलब कितना होता है, 1 होता है, इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सात नंबर के बाद 8 नंबर। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कोटि पर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है और कोई डेरिवेटिव है का नहीं है, तो कोटि इसका कितना हो जाएगा, 1। अब अगर ये बहुपद है कि नहीं है तो सिर्फ हमको डेरिवेटिव देखना है, डेरिवेटिव का घात कितना है, 1 है, और नहीं इसके आगे साइन है, नहीं कॉस है, और नहीं कोई इन्वर्स फलन है, ना एक्सपोनेंशियल फलन, कुछ भी नहीं है। यहाँ नहीं देखना है कि यहाँ एक्सपोनेंशियल फलन दे दिया, इसका घात x दे दिया है, ये बहुपद नहीं है, ये डेरिवेटिव नहीं है। एक्सपोनेंशियल का घात अगर डेरिवेटिव दिया रहेगा तब जाकर वो बहुपद नहीं होगा, ठीक। अगर x y दिया रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुपद है, इसलिए कि यहाँ पर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का घात 1 है, तो ये बहुपद है। तो बहुपद है, इसका घात निकलेगा, तो घात निकलेगा तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का घात देखते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही सिर्फ दिया हुआ है, तो इसका घात कुछ नहीं दिया, मतलब कितना होता है, 1 होता है, इसका घात 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। इसका अगर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कोटि का चर्चा करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और कोई डेरिवेटिव है का नहीं है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही हाईएस्ट है, इसका कोटि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बहुपद है कि नहीं, तो ध्यान डेरिवेटिव करके देख सकते हैं, डेरिवेटिव का घात 1 है, यहाँ पर डेरिवेटिव का घात 2 है, और देख सकते हैं ना इसका आगे साइन है, ना कॉस है, ना एक्सपोनेंशियल फलन है, और नहीं लॉगरिथम फलन है, इसका मतलब ये बहुपद है। और जब बहुपद होता है तो घात कैसे बताते हैं,
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का घात देखते थे। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का घात के अंदर कुछ नहीं दिया, मतलब कितना होता है 1 होता है, तो घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दस नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग कोटि का बात कर लेते हैं, इसलिए कोटि के लिए कोई बहुपद वगैरह देखने की जरूरत नहीं होता। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट कोटि कितना हो, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2 है, इसलिए इसका कोटि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। घात का बात करते हैं, डिग्री का बात करते हैं, तो पहले बहुपद है कि नहीं चेक करना है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के आगे साइन कॉस कुछ भी नहीं है और नहीं कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो पूर्ण संख्या भी घात है, इसलिए ये बहुपद है। अब बहुपद होता है तो इसका हम लोग घात बताते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का घात देखते हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका घात कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 से हो जाएगा। ये कभी नहीं देखना है साइन, ये y है, साइन y लिखा हुआ है, y x लिखा रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है बहुपद। बहुपद हम लोग डेरिवेटिव का बहुपद देखना है, ना कि साइन x y का डेरिवेटिव बहुपद देखना है। ठीक, बात चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन। इस समीकरण का सिर्फ हम लोग का घात बताना है। घात बताने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव के आगे में यहाँ पर साइन कोलन दे दिया है, मतलब साइन का ये एंगल बना दिया, तो ऑब्वियस है कि ये बहुपद ही नहीं होगा। जब बहुपद नहीं होता है तो घात एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये परिभाषित नहीं है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है कोटि क्या होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड है, इसका कोटि कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत आसान था। इस तरह से ये प्रश्नावली क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग पढ़ेंगे अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल के बारे में जानेंगे। अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है और विशिष्ट हल क्या होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे अवकल समीकरण का व्यापक हल। अवकल समीकरण का व्यापक हल, इंग्लिश में बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखना है जिस समीकरण में, सभी को लिखना है, जिस समीकरण में सवेच्च अचर, कौन सा अचर, तो सवेच्च अचर सम्मिलित
सम्मिलित हो क्या बोला, जिस अवकल समीकरण के हल में, ऐसे लिखना है, छूट गया होगा तो अगर, जिस अवकल समीकरण के हल में सवेज अचर सम्मिलित हो, उस अवकल समीकरण का हल को व्यापक हल कहते हैं। उस अवकल समीकरण के हल को व्यापक हल कहते हैं। उस अवकल समीकरण के हल को व्यापक हल कहते हैं। उस अवकल समीकरण के हल को व्यापक हल कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें सवेज अचर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सवेज अचर को इंटीग्रल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सवेज अचर को हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसको लिख भी लेना है नीचे में कि ध्यान में रहे। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो हम लोग सवेज अचर को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं, सवेज। इसलिए थोड़ा सा हिंदी नाम डिफिकल्ट है, इसलिए इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आर्बिट्रेरी टी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं इसको। इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस समीकरण के हल में, जिस अवकल समीकरण के हल में अगर कांस्टेंट आता है, अचर पद आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सवेज अचर के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैसे, तो थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हल जो है, इसका हल अगर निकालते हैं तो हल जो है y बराबर a साइन x प्लस बी है। अब इसमें जो a और b है ये क्या है, सवेज। अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये इसका हल है, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और इसको रखते हैं तो 0 के बराबर आ जाएगा। इसमें अगर रखेंगे तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर इसको इसमें रखते हैं तो सेटिस्फाई करेगा। मान लेते हैं कि ये y बराबर इतना दिया हुआ है, इसको चेक भी कर लेते हैं इसका ये हल है कि नहीं। साइन x प्लस बी दिया है, सबसे पहले इसका हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तभी जाके इसमें रख के चेक कर सकते हैं इसका हल है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है x प्लस बी। तो बोले थे यहाँ रैखिक बहुपद रहेगा डेरिवेटिव में, तो जो x का गुणांक होता है उससे गुना हो जाता है। तो x का गुणांक 1 है तो 1 से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो हमको चाहिए क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में a, ये साइन का डेरिवेटिव का, कॉस का डेरिवेटिव का, तो माइनस साइन हो जाता है। यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस साइन x प्लस बी हो जाएगा। अब इसका मान हम समीकरण 1 में रख के चेक करते हैं। तो यहाँ से y का मान रखेंगे, यहाँ से इसका मान रखेंगे, वो 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 यही दिया हुआ था, दोनों का मान रखते हैं। तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान है a साइन x प्लस बी और y का मान है a साइन x प्लस बी। अब देख सकते हैं ये कट कर खुद 0 आ जाएगा, तो 0 के बराबर होता है, ये सत्य हो गया। सत्य हो गया मतलब ये इसका हल है। हम जो माने हैं वो सही है कि ये इसका हल है। अब जो ये इसका हल है तो लिख सकते हैं, क्योंकि y बराबर a साइन x प्लस बी डी वाई स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 का हल है। लेकिन ये जो हल है किस प्रकार का हल है, तो व्यापक हल है। कैसा हल है ये, व्यापक हल है, मतलब जनरल सॉल्यूशन है। ये क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन है। और जब जनरल सॉल्यूशन है इसमें जो a और b दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसको क्या करते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जहाँ ए तथा बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सवेज अचर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग सवेज अचर के नाम से भी जानते हैं। तो सवेज अचर लिखे या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखे, दोनों का मतलब सेम ही है। तो सवेज अचर इसको हम लोग कहते हैं, सवेज अचर है। अब इस बात को ध्यान रखना है कि अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसका सवेज अचरों की संख्या भी कितना होगा, 2 होगा। जितना कोटि रहेगा, जिस अवकल समीकरण का जितना कोटि रहेगा उस अवकल समीकरण का हल में सवेज अचरों की संख्या भी उतना ही रहेगा। इसलिए एक नोट डाउन करके लिखना है और इसको याद भी रखना है, बहुत जगह पूछ भी देता है। सब तो लिखना ही है, जो ऊपर में लिखना है। जितना अवकल समीकरण की कोटि होती है, जितना अवकल समीकरण की कोटि होती है, उस अवकल समीकरण का हल में सवेज अचरों की संख्या भी उतना ही होती है। सवेज अचरों की संख्या भी उतना ही होती है। मतलब डिग्री जो कोटि होता है, ऑर्डर जो होता है, बराबर होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जो कोटि होता है वो बराबर होता है किसके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, सवेज अचरों की संख्या के, सवेज अचर की संख्या के। ये चीज याद रखना है। जितना उसका कोटि रहेगा तो उसका हल में सवेज अचरों की संख्या भी उतना ही होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे हेडिंग डालना है दूसरा। ये तो हो गया व्यापक हल के बारे में। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कौन सा हल, तो विशिष्ट हल के बारे में। हेडिंग डालेंगे अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डिफिनेशन में लिखना है, जब व्यापक हल में सवेज अचरों का विशिष्ट मान, जब व्यापक हल में सवेज अचरों की विशिष्ट मान प्राप्त हो जाती है, उस अवकल समीकरण के हल को विशिष्ट हल कहते हैं। उस अवकल समीकरण के हल को विशिष्ट हल कहते हैं। बात क्लियर है। जैसे अभी जो एग्जांपल ऊपर में लिए थे वही एग्जांपल हम ले सकते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिए थे, dy² + dx² + y = 0, जिसका हल क्या लिए थे, तो y बराबर a लिए थे। अब a की जगह कोई मान दे देते हैं, चलिए 4 ही देते हैं, 4 sin x + π/4 दे दिए। अब ये a और b का क्या कर दिए, विशिष्ट हल दे दिए, विशिष्ट मान दे दिए। इसलिए ये जो हल है, ये हल क्या कहलाएगा, ये हल विशिष्ट हल कहलाएगा। इसलिए कि यहाँ पर a और b का एक विशिष्ट मान, निश्चित मान दे दिए, तो ये विशिष्ट हल है। ये भी इस अवकल समीकरण का हल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये भी इस अवकल समीकरण का हल है। तो इस वाले हल को लिख सकते हैं अवकल
समीकरण d²/dx² प्लस y बराबर 0 का y बराबर 4 sin x प्लस π/4 विशिष्ट हल है। ऐसा हल है तो ये विशिष्ट हल है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी अगर उसका निश्चित मान दे दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट हल कहते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद इसमें भी पर्सनॉलिटी में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत आसानी से इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। 2 से 3 पर्सनॉलिटी ऐसे तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, कुछ पर्सनॉलिटी का भी क्वेश्चन करा देंगे, तब जाकर जितना बच्चे को बनाने के लिए आप लोगों को बोल दिया जाएगा 9.2 का। ठीक, ऐसा करते हैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर्सनॉलिटी 9.2 सॉल्व करेंगे।